चलिए, सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। सभी लोग तैयार हो जाएंगे। आप सभी को आज सीडीपी के अंतर्गत एक विशेष कहानी के माध्यम से आज जानेंगे छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, आपके जो सीडीपी की दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट में से एक जीन प्याजे। स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप लोग, ये हमारे अंकल सीडीपी के, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा। ये जानकारी ऐसा नहीं कि केवल शिक्षक भर्ती के लिए, बल्कि शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा चाहे जहाँ का भी हो, सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जीन प्याजे के जीवन में क्या हुआ, उन्होंने क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, क्या उनके कार्य महत्वपूर्ण रहे हैं, उन सभी को हमको अब संक्षेप में जानना है। तो सभी लोग इसको कहानी के रूप में देखना है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मोबाइल ऐप पे, डाउनलोड कर लेना जो नहीं किए हैं। अभी बहरहाल आप लोग जितने मुझे देख रहे हो, ऑनलाइन में सुन रहे हो, केवल देखना और सुनना है, कहानी जैसा। तो शुरू करें। सभी लोग लाइक बटन को प्रेस कर देंगे ऑनलाइन में जितने भी प्रतिभागी हैं। हाँ, आप सभी को उत्तरायण पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, मकर संक्रांति पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, तीली लड्डू पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, और कौन सा पर्व है जी, लोहड़ी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखो, दक्षिणायन और उत्तरायण आप लोग जानते होंगे ना, सूर्य की स्थिति के आधार पर होता है दक्षिणायन और उत्तरायण। सूर्य जब दक्षिण की ओर जाती है तो क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणायन, और जब उत्तर की ओर आता है तो उत्तरायण, ऐसा कहा जाता है ना। साइंटिफिक भी उसका और रीज़न है। जैसे उत्तरायण पर्व चालू होता है तो फिर ये मान के चलो कि हमारे भारत देश में धीरे धीरे गर्मी का जो दौर है वो प्रारंभ हो जाता है। अब इधर जानते हो 14 जनवरी के बाद गर्मी अब आएगी। और दक्षिणायन कब होता है आप लोग मालूम है, चतुर्मास सुने हो आप लोग, जुलाई में, है ना। जुलाई में 6 महीने का उत्तरायण रहता है, 6 महीने का दक्षिणायन, ऐसा में। तो ये जो 6 महीना अब जो रहेगा उत्तरायण, इसमें गर्मी रहेगी, सूर्य जो है अब तेज रहेगा। तो आज ठंडी का जो है आखिरी दिन है, इसीलिए मैंने भी थोड़ा सोचा कि आज ठंड है, थोड़ा फील होना चाहिए करके मैं पहन लिया हूँ ना, नहीं पूरा ठंड में मैं ऐसे ही काम चलाया हूँ। चलिए, तो शुरू करते हैं क्लास को। सभी लोग जिनके मन में कई विचार चल रहे होंगे, नकारात्मक है सकारात्मक, लाजमी है, लेकिन आप लोग को पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। आपके सामने एमपी टीटी, राजस्थान टीटी, सीजीटीटी, सीटीटी टारगेट होना चाहिए, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, और रेलवे टीचर भर्ती, इन सभी की तैयारी को आपको एक साथ करना है, और इस प्लेटफॉर्म में सबकी तैयारी एक साथ हो जाएगी। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास में। आज हम जानेंगे किसके बारे में, जीन प्याजे के बारे में। तो मैंने एक पीपीटी तैयार किया है, आप लोग सुनना जीन प्याजे के बारे में। ओहो, थोड़ा वेट करेंगे सभी ऑनलाइन के प्रतिभागी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, दिख रहे हैं हमारे अंकल? चलिए, मैं पेन थोड़ा चल नहीं पा रहा है ना। अब चलेगा। अंकल को अच्छे से देख ले रहो। चलिए, सुनिएगा जीन प्याजे के बारे में कहानी। जैसे जीन प्याजे, नाम को पहले 2-4 बार लो। जीन प्याजे, जैसे आप लोग बोलते हो ना राम राम या कृष्ण कृष्ण, वैसे बोलना है जीन प्याजे, जीन प्याजे, है ना। ऐसे जीन बोलने से ऐसा लगता है वो आप लोग देखे वो अलादीन का चिराग वाला जीन, उस टाइप का फील हो ना। और प्याजे बोलने से गोंदली के सुरता आता है। तो जीन प्याजे, नाम क्या है इसका, जीन प्याजे। जीन प्याजे का जन्म जो है 9 अगस्त 1896
काफ़ी पहले हुआ था। 1896 देश आज़ाद हो गया था? नहीं हुआ था। हाँ, 1947 में हुआ था। तो उससे 50-60 साल पहले देख रहे हो। 9 अगस्त 1896 को देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के गांव है ना, वो शहर, उधर गांव नहीं होता, उधर क्या होता है, सब शहर होता है, ठीक है, ये हमारे तरफ होता है गांव। तो स्विट्जरलैंड का गांव, सॉरी शहर, नाम क्या है, फ्रैंकोफोन, यहाँ पर इनका हुआ था। तो स्विट्जरलैंड तो सबको मालूम है, पसंद है स्विट्जरलैंड, नाम में ही है स्विट्जरलैंड, स्वीट शब्द है ना, ये दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है इसको। यूरोप जो महाद्वीप है वहाँ पर है स्विट्जरलैंड। कहा जाता है कि यहाँ की जो वादियाँ हैं वो बहुत ही खूबसूरत, जैसे हमारे छत्तीसगढ़, सॉरी भारत में जम्मू कश्मीर की जो वादियाँ हैं, है ना, ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फीले, है ना, हरियाली पर्वत, वातावरण एकदम शुद्ध और पॉल्यूशन है ही नहीं वहाँ पे। तो ऐसे ही दुनिया में, दुनिया का स्वर्ग, जैसे भारत का स्वर्ग क्या है, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ का स्वर्ग बोलने से चैतुरगढ़ कश्मीर और बस्तर बोलते हैं, ऐसे ही भारत का स्वर्ग जैसे जम्मू कश्मीर से दुनिया का स्वर्ग बोलने से क्या है, स्विट्जरलैंड। कारण पता है आप लोग को? कहा जाता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 20 और 25 के बीच में ही रहता है हमेशा। 20-25 का टेम्परेचर कैसा है, अच्छा लगता है नहीं लगता है? हाँ, मतलब एकदम अनुकूल, थोड़ा स्वेटर पहन लो थोड़ा सा और फिर एकदम मस्त है ना। और यहाँ जो है माहौल साफ सुथरा, सब चीज़ मतलब अच्छा, इसीलिए इसको कहा जाता है दुनिया का स्वर्ग। तो इस दुनिया के स्वर्ग में कौन पैदा हुए? जीन। आपके जीन अंकल कहाँ पैदा हुए हैं? स्विट्जरलैंड में। कहा जाता है कि फ्रैंकोफोन में जब जन्म हुआ तो वो जो है जीव विज्ञान के विद्यार्थी थे। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। आप लोग कौन हो जो 11वीं-12वीं में बायोलॉजी लेके पढ़े हो, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले? हाँ, आप लोग बायोलॉजी है ना, तो वही बायोलॉजी वाले कौन थे अपने? जीन प्याजे। अच्छा, बायोलॉजी में जंतु विज्ञान और क्या वृक्ष विज्ञान होता ही नहीं होता है? बॉटनी, जूलॉजी और एक क्या है, केमिस्ट्री ना। हाँ, तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी दुनिया भर का होता है। तो यहाँ पर जीव विज्ञान के विद्यार्थी थे, बायोलॉजी के। साथ ही मनोविज्ञान और दर्शन में इनकी रुचि थी। अब साथ ही साथ इनकी जो रुचि थी किसमें थी? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन, फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी और साइकोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट में इनका इंटरेस्ट था। जैसे आप लोग पढ़ाई के साथ साथ, हो सकता है आप लोग को सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, या कुकिंग में इंटरेस्ट हो, या घूमने फिरने में इंटरेस्ट हो, या क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट हो, कुछ ना कुछ। तो इनका इंटरेस्ट किसमें था? पढ़ाई के साथ साथ मनोविज्ञान और दर्शन में थी इनकी रुचि। कहा जाता है कि अल्फ्रेड बिने इनके प्रयोगशाला में बुद्धि लब्धि परीक्षण संबंधी शोध में सहायता करते समय संज्ञान के अध्ययन में प्याजे की रुचि जागृत हुई। अब ये उन दिनों जो है, एक और बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे कह सकते हो, नाम था इनका अल्फ्रेड बिने। आप लोग सुनोगे अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने बुद्धि के बारे में, है ना, प्रैक्टिकल किया, परीक्षण किया, तो बुद्धि लब्धि इन्होंने जो दिया है, आईक्यू के बारे में जानकारी, कॉन्सेप्ट, वो अल्फ्रेड बिने है। तो इन्हों की लेबोरेटरी में ये काम कर रहे थे उस समय, असिस्टेंट के रूप में मान के चलते हैं। मतलब उस समय इनसे बड़े आदमी कौन थे? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने बोलने से पहले हमारे दिमाग में अल्फ्रेड नोबेल याद आता है। सुने अल्फ्रेड नोबेल? सुने हो ना अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम से जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है, डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो वो अल्फ्रेड नोबेल है और एक क्या है? अल्फ्रेड बिने। तो अल्फ्रेड बिने के प्रयोगशाला में एक असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे कौन? जीन प्याजे अंकल। तो जीन प्याजे देख रहे थे कि बुद्धि लब्धि पे काम कर रहे, तो अचानक उसी दौर में काम करते करते उनके मन में संज्ञान के अध्ययन में, संज्ञान मतलब है ना, इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निशन, ठीक, संज्ञान, समधन ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान, ऐसा हम जब विच्छेद करते हैं तब बोलते हैं। लेकिन संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को जानना, समझना, पहचानना। जैसे आप लोग क्राइम पेट्रोल देखते हो, सीआईडी देखते हो, अभी तो नया वर्जन आया है सीआईडी का। तो क्राइम पेट्रोल, सीआईडी वगैरह में देखे होगे, किसी चीज़ का जब कांड होता है, मर्डर वर्डर होता है, तो फिर पुलिस आती है, फिर उसके तहकीकात करना चालू करती है कि कब, कैसे, क्यों हुआ, कौन किया, इस सब को क्या करती है? वो जांच पड़ताल करती है। तो जांच पड़ताल करना, जानना, समझना, ये सब को क्या बोलते हैं एक भाषा में, एक शब्द में? संज्ञान। तो कोई भी चीज़ को, है ना, संज्ञान के लेवल पे काम करना। तो संज्ञान के अध्ययन में प्याजे की रुचि बढ़ी। संज्ञान आप पढ़ोगे, संज्ञान संज्ञान करके कॉग्निशन के बारे में जीन प्याजे को, तो ध्यान रखना इन्होंने संज्ञान के अध्ययन में जो है रुचि दिखाई। यहाँ तक समझ में आया? तो जीन प्याजे का जन्म कहाँ हुआ है? स्विट्जरलैंड में।
अब देखते हैं आगे। और इनके बाद फिर जो है उन्होंने अपने कार्य के दौरान बहुत से बच्चों से मिले। अपने काम के दौरान क्या किए, बहुत से बच्चों से मिले और उनके चिंतन से संबंधित कुछ रोचक बातें प्रस्तुत की और प्याजे ने अपने ही 3 वर्ष के बच्चे पर प्रयोग किया। ये बच्चों से मिलते रहे और खुद के भी बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए? 3 बच्चे हो गए। तो बच्चों से जुड़कर, बच्चों से मिलकर उनके मन में बहुत सारे विचार आए बच्चों को लेकर कि बच्चे होते कैसे, बच्चे करते क्या हैं, बच्चे का मन कैसा होता है, बच्चे का मन किस प्रकार से दौड़ता है, मन किस प्रकार से चलता है। इनके ऊपर उन्होंने रिसर्च अब धीरे से चालू किया। जीन प्याजे ने बच्चों की शिक्षा पर बहुत महत्व दिया। ये बहुत अच्छी बात है। देख रहे हो आप जीन प्याजे छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका लगाव, इनका ध्यान किधर था? बच्चों में ज़्यादा था, क्योंकि वो समझते थे कि बच्चों का जो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अच्छी बात, इसी वजह से आज शिक्षा में देखो बच्चों को लेकर बहुत ही नई नई आधुनिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों की शिक्षा पर बहुत महत्व दिया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो के निदेशक के रूप में उन्होंने 1934 में घोषणा की। अब ये जब बच्चों के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए होंगे तो उनको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो का क्या बना दिया गया? सीधा डायरेक्टर। निदेशक मतलब डायरेक्टर। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो के इनको निदेशक बना दिया गया। और जब इस पद पर ये आसीन हुए, जब ये इस पद पे आए तो उन्होंने 1934 में घोषणा की। क्या घोषणा की? देखिए, केवल शिक्षा ही हमारे समाज को संभावित पतन से बचाने में सक्षम है। कितनी गजब की लाइन है, देखिए। इस लाइन को 3 बार देखिए। केवल शिक्षा ही हमारे समाज को संभावित पतन से बचाने में सक्षम है। इस बात को अनुभव करिए आप लोग। एजुकेशन एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से समाज को पतन से बचाया जा सकता है। समाज तो छोड़ो, अगर हम ही शिक्षा प्राप्त न किए होते तो हमारा क्या विकास होना संभव है? नहीं। और आज के ज़माने में तो शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से समाज को संभावित पतन से बचाने में सक्षम है। तो शिक्षा को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा वक्तव्य दिया। ठीक है, ये प्रश्न कभी भी आ सकता है कि केवल शिक्षा ही हमारे समाज को संभावित पतन से बचाने में सक्षम है। यह स्टेटमेंट, वाक्य किनका था? तो जीन प्याजे का। मतलब इन्होंने कहा है कि शिक्षा से बचाया जा सकता है समाज को गिरने से, पतन से। स्पष्ट है? फिर बात देखते हैं। बात आती है 16 सितंबर 1980 को उनका क्या हो गया? निधन हो गया। कहाँ? जेनेवा में। आप लोग सुनिएगा, जेनेवा बहुत बड़ा शहर है ना? स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है। हालांकि स्विट्जरलैंड की राजधानी जहाँ तक बर्न है, जहाँ तक मुझे ऐसा आ रहा है, आप लोग और कंफर्म करना। बर्न है ना? हाँ। लेकिन वहाँ का एक बहुत बड़ा शहर है जेनेवा। जिसे हमारे भारत का राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन बड़ा शहर है मुंबई, है कि नहीं? आप जाओगे ऐसे अमेरिका में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, लेकिन मेन शहर वहाँ पे वो न्यूयॉर्क है। सुने हो नहीं? तो ऐसे ही स्विट्जरलैंड का जो बहुत बड़ा शहर, जहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का केंद्र है, सेंटर है, उस जेनेवा में ये रहते थे और वहीं इनका देहांत 1980 में हुआ। तो 1896 के आसपास इनका जन्म हुआ था, 9 अगस्त को। और आप देख रहे हो 1980 में इनका जन्म हुआ, जन्म तो देहांत। लगभग कितने साल जिए? 84 साल ना? हाँ, 84-85 साल जिए। ठीक है, तो काफ़ी वर्ष इन्होंने सेवा किया। तो चलो देखते हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के निदेशक के रूप में एक विशेष बात कही 1934 में, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने अपने ही बच्चे, 3 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया, ये भी आपको याद रखना है। आगे और बढ़ते हैं। अब ये इनके कार्य पे हम फोकस करते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया, उसके खास बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञान, फिर से बोल रहा हूँ, संज्ञान मतलब किसी चीज को जानना, समझना। तो उस चीज के बारे में कि बच्चे कोई चीज को कैसे जानते पहुंचते, ये इंसान जो है कोई चीज को कैसे पकड़ता है, कैसे जानता है, कैसे कैसे सोचता है, उस चीज के प्रोसेस को लेकर उन्होंने जो है यहाँ पर बात किया। तो संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन जीन प्याजे के द्वारा ही किया गया। ये लाइन बहुत तगड़ा लाइन है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं बताइए?
इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्या जानकारी मिलती है? जिनके बारे में हम नहीं जानते, है ना। मतलब इतिहास मतलब क्या होता है? अतीत में जो घटनाएं घटित हुई है ना, पुराने ज़माने में, हमारे दादा परदादा के ज़माने में, या आज से 100 साल, 150, 1000 साल जो भी है ना। तो अतीत के बारे में हम जब पढ़ते हैं महत्वपूर्ण घटनाओं को, उसको बोलते हैं इतिहास, है कि नहीं। तो अतीत के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन घटनाओं का यदि हम क्रमबद्ध अध्ययन करें, व्यवस्थित अध्ययन करें, तो वो क्या है? इतिहास। आप लोग जैसे पढ़ते हो हिस्ट्री, सुने होंगे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतिहास को क्रमबद्ध किया गया है समय के साथ, है ना, क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में किया गया है। तो ऐसे ही इन्होंने स्पेशली संज्ञान को लेकर, क्योंकि संज्ञान मतलब क्या होता है? सोचना, समझना, जानना, क्यों, कैसे, क्या। तो जब कोई चीज़ घटता है जीवन में, जैसे कि आप लोग छोटे रहे होगे, आज से जब आप 5, 6, 7 साल के रहे होगे, आपके सामने कुछ नई नई घटना घटता रहा होगा, तो ज़रूर आपका दिमाग अपने आप क्वेश्चन उठाता रहा होगा कि ये हो कैसे रहा है भाई, ये कैसे हुआ, कौन इसको कर रहा है। जैसे आप लोग बचपन में देखोगे पानी गिरता रहा होगा बरसात में, ऊपर से कैसे गिर रहा है? बादल गरजा होगा, ढूंढ, तो कौन बाजा बजा रहा है ऊपर में, है ना। ऊपर में दिखा होगा बादल में पूरा वो धुआं धुआं टाइप से चलता हुआ बादल मंडा, अरे कैसे हो रहा होगा, क्या चीज़ है ये। दुनिया भर के सवाल आपके मन में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? फिर आप कई लोग उस क्वेश्चन किए भी होंगे कि ये कैसे हो रहा है। फिर आप लोग जब पढ़े होंगे वैज्ञानिक वाला, वो बायोलॉजी में, साइंस में, फिजिक्स में, तो फिर बहुत कुछ इसी बारे में पता चला होगा, है ही नहीं। तो वही होता है संज्ञान, किसी चीज़ के बारे में जानना, समझना। तो उसका जो प्रोसेस होता है, मेंटल प्रोसेस होता है, तो उसी प्रोसेस को उन्होंने क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया, और इन्होंने ही सबसे पहले अध्ययन किया संज्ञान को लेकर। तो ध्यान रखिएगा, संज्ञान को लेकर या संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? सबसे पहले जीन पियाजे ने। पियाजे के अनुसार इनका कहना है कि संज्ञान जो है प्राणी का एक व्यापक और स्थायी ज्ञान है। ये संज्ञान की जो खासियत है, विशेषता, ये हर इंसान के अंदर मौजूद रहता है। रहता है कि नहीं रहता, बताओ? संज्ञान के जो कह सकते हो खासियत, ये संज्ञान, सोचने की जो शक्ति है, समझने की, जानने की जो इच्छा है, जिज्ञासु भाव, वो आप सबके अंदर है कि नहीं है? हम सभी मानव के अंदर जानने की इच्छा रहती है। तो उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को, कि संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण या फिर उद्दीपक जगत या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। तो ये जो संज्ञान है, ये कहाँ से ग्रहण करता है? कहाँ से ग्रहण? संज्ञान मतलब किसी चीज़ को जानना। तो आप भाई किसी चीज़ को जानने का प्रयास कब करोगे? जब आपके सामने वो चीज़, है ना, घटित होगा, वो सामने वो चीज़ घटित, मतलब घटना घटेगा। तो उसी को बोला गया है कि वो संज्ञान या वो जो घटना है, वो जो जानकारी है, वो हम कहाँ सीखते हैं? वातावरण से या उद्दीपक जगत। जानते हो उद्दीपक जगत? ये जगत क्या है? उद्दीपक ही तो है। ये उद्दीपक जगत है, ये दुनिया, पता है? उद्दीपक मतलब जिसको देखने के बाद हमारे मन में क्या आता है? इच्छा। जैसे आपके सामने मैं एक कटोरी 4 ठोक रसगुल्ला रख दूं, तो आपके मन में क्या आएगा? मुंह मोड़ लोगे कि मुंह को और नजदीक ले जाओगे? अरे मतलब तबीयत से भूख लगता रहे, है ना, और सामने 4 रसगुल्ला रख दिया जाए एकदम ताजा ताजा, तो मन में क्या होगा? खाने की इच्छा। तो खाने की इच्छा जागृत कैसे हुई? उस वातावरण से। वातावरण में क्या आ गया? रसगुल्ला। रसगुल्ला ने आपके मन के विचारों को क्या कर दिया? जागृत कर दिया। जागृत किया कि नहीं किया? तो जागृत करने वाला जो चीज है, वस्तु है, जो कारण है, वो है रसगुल्ला। तो रसगुल्ला क्या बन गया? उद्दीपक। बना कि नहीं बना उद्दीपक? तो उद्दीपक जगत, ये दुनिया क्या है? उद्दीपक जगत तो है, जिसके चलते हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, करने की इच्छा रखते हैं। जैसे आप लोग शिक्षक बनने की चाह रख रहे हो, ये भी तो उद्दीपक जगत से हुआ है क्या? कि हमें पढ़ लिख के हमें ये शौक पूरा करना है, हमें जीवन में ये चीज़ को करना है करके हम कार्य को कर रहे हैं। तो वातावरण, उद्दीपक जगत, और इधर क्या है? बाह्य जगत, और ये दुनियादारी। तो बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। तो संज्ञान कहाँ से मतलब प्राप्त करता है? जीन पियाजे ने क्या कहा? वातावरण, उद्दीपक जगत और बाह्य जगत से। चलिए और देखते हैं।
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। अब इन्होंने संज्ञानात्मक या संज्ञान के बारे में इतना रिसर्च किया कि संज्ञान इंसान के भीतर किस किस उम्र में किस तरीके से डेवलप होता है, उस चीज़ों पर उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। एक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जो भी अवस्था है, हर अवस्था में संज्ञान की बातें होती रहती दिमाग में। बचपन में आप लोग का संज्ञान किस तरह अलग था, आज की उम्र में संज्ञान किस तरह आपका अलग, मतलब सोचने समझने की जो शक्ति थी, संज्ञान मतलब सोचने समझने की शक्ति, जानने की शक्तियाँ, ये सारे शक्ति बोलते हैं संज्ञान एक साथ। तो बचपन में आप लोग का कैसा था, अलग था कि नहीं था, और अभी क्या है, अलग है। आज से 10 साल बाद, उसके 10 साल बाद, अच्छा रहेगी कि नहीं रहेगी यही नहीं पता है ना। चलो मान लेते हैं आप लोग रहोगे, मान लो, अरे अच्छा सोचा करो, काहे डर रहे हो ना, रहोगे तुम लोग है ना, आज से 20 साल बाद भी रहोगे, तो आप लोग का जो सोचने समझने का जो स्तर रहेगा वो कुछ अलग रहेगा। तो ये जो समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, अवस्था के साथ जो संज्ञान का स्तर किस तरीके से डेवलप होता है, उनको लेकर पूरा रिसर्च कौन किया भाई साहब, अंकल जीन पियाजे ने। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए जो है संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संज्ञान का जो विकास होता है, इस सिद्धांत का उन्होंने क्या किया, प्रतिपादन किया। तो इसीलिए इन्होंने जो है कहा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक कौन है बोलने से, जीन पियाजे। और इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान को जो है विशेष रूप से तवज्जो दिया, और इसीलिए इसको कहा जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। मनोविज्ञान तो आप पढ़ो, मनोविज्ञान के जनक कोई और थे, ठीक है, लेकिन मनोविज्ञान में विकासात्मक मनोविज्ञान वो कौन है, जीन पियाजे, ठीक है। मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर कई सारे मनोविज्ञान आते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक कौन है, विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसमें विकास की बात होती है कि चीज़ें विकास कैसे होती है। और यहाँ पर उन्होंने विकास में खासकर किस चीज़ के विकास में बात की है, संज्ञान के विकास में, सोचने समझने की शक्तियाँ। तो ये शक्तियाँ जो है किस तरीके से मनुष्य के भीतर समय के साथ बढ़ते जाती है, किस तरीके से होते जाता है, उसके ऊपर जो है उन्होंने सिद्धांत दिया, उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया। और इसके विकास के ऊपर जब बात किया उन्होंने, तो इनको दुनिया में कहा गया ये विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है। स्पष्ट आया समझ में। तो ये करते जा रहे हैं किए, और फिर और देखते हैं इसके कार्य में। इन्होंने अपने विकासात्मक मनोविज्ञान में, ध्यान रखना प्रश्न कई बार आता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है जीन पियाजे। इन्होंने इसके अंतर्गत शुरू से अंत तक यानी कि गर्भावस्था से वृद्धावस्था था, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक कह सकते हो सरल भाषा में, ठीक है, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक, या फिर कह सकते हो गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक अध्ययन किया, किसका है ना, संज्ञान का या विकासात्मक मनोविज्ञान का। तो इसके अंतर्गत जो है शुरू से अंत तक जो है इन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने पाया और उन्होंने फिर बताया कि विकास जो है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, तथा संज्ञानात्मक विकास शैशव से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता है। सिंपल इन्होंने क्या कहा कि जो संज्ञानात्मक विकास है, ये जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है, सोचने समझने जानने की जो शक्तियां हैं, ये कब से चालू हो जाता है, शैशवावस्था से। बात सही है कि नहीं है। छोटा सा बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वो रोता है, दूध पीने के लिए मुंह को इधर उधर करता है, वहीं से उसके दिमाग में मतलब कहीं ना कहीं भगवान जो है वो जानने समझने की जो है शक्ति डाल देता है, और वो कब तक रहता है, जीवन पर्यंत तक रहता है। तो संज्ञानात्मक विकास जो होता है एक मनुष्य के भीतर, ये विकास केवल जवानी तक होता है, संज्ञानात्मक विकास केवल किशोरावस्था तक होता है, संज्ञानात्मक विकास नहीं। तो संज्ञानात्मक विकास कब तक चलता है, पूरा जीवन भर चलता है संज्ञानात्मक विकास, ऐसा इन्होंने बताया। कौन बताया ये बात, इससे पहले तुमको पता था? हाँ पता था, लेकिन प्रूफ नहीं था हमारे पास। इन्होंने सिद्ध किया इस चीज को। इन्होंने क्या किया, बाई एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं ना, ये सब जो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट निरीक्षण के माध्यम से प्रूफ कर दिया कि जो संज्ञानात्मक विकास जो है वो
शैशव अवस्था से गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। और देखते हैं, पियाजे ने फिर और एक बात बताया। पियाजे ने कहा कि मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास के 3 प्रमुख पक्ष बताए हैं। 3 प्रमुख, मानव विकास में 3 बहुत मेजर पक्ष है, जैसे कि जैविकी परिपक्वता, मौलिक पर्यावरण के साथ अनुभव तथा सामाजिक पर्यावरण के साथ। और देख लेते हैं 3 बातें यहाँ पर। सामंजस्य है वो, है ना, क्या है, मौलिक सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य। 3 चीजें, जैविक परिपक्वता, मौलिक पर्यावरण के साथ अनुभव और सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य। इस सरल भाषा में समझो। एक इंसान के भीतर, ठीक है, एक मानव के भीतर 3 विकास हमको दिखाई देता है। एक क्या है, जैविक परिपक्वता, मतलब शरीर का जो होता है ना विकास जी, जैसे आप लोग बचपन में शरीर अलग था, जवानी में अलग रहेगा, है ना, बुढ़ापे में अलग रहेगा। तो बॉडी का जो परिपक्वता होता है वो समय के साथ होता है, उसको बोलते हैं क्या, जैविक परिपक्वता। ये भी विकास है कि नहीं। उसके बाद पर्यावरण के साथ अनुभव। पर्यावरण मतलब हमारे आसपास के जो जीव जगत हैं, जो भी जगत है, उसके साथ हमारा जो अनुभव, ये समय के साथ क्या होता है, विकसित होता है। और उसके साथ ये तो हो गया नेचुरल पर्यावरण। एक क्या पर्यावरण होता है, सामाजिक पर्यावरण। तो सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य का विकास, प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुभव और एक स्वयं के शरीर का जो परिपक्वता, ये 3 चीजें मनुष्य के भीतर मुख्य रूप से दिखाई देता है। कौन बोला ये? 3 बातें कही उन्होंने, सामाजिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण और एक शरीर का जो विकास होता है, परिपक्वता है। ये 3 चीजें मनुष्य में दिखाई देता है। और आते हैं इनके कार्यों में। पियाजे ने बताया कि पियाजे ने कहा कि एक और पक्ष का समावेश किया जिसे संतुलनीकरण कहा जाता है। संतुलनीकरण उपयुक्त तीनों पक्षों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अब इन्होंने ये खास बात कही कि मनुष्य में 3 चीजें तो दिखाई देता है, मनुष्य में 3 चीजें होता है। हम समाज के साथ भी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, पर्यावरण के साथ भी, ठीक है, सामंजस्य स्थापित करते हैं, और अपने शरीर के साथ भी उस हिसाब से सामंजस्य कह सकते हो, बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर तीनों को लेके चलना है, तीनों को बैलेंस स्थापित करना है। समाज, ठीक है, पर्यावरण और अपना बॉडी, तीनों को बैलेंस करना क्या कहलाता है, संतुलनीकरण। तो तीनों का संतुलनीकरण करने पर जोर किसने दिया है, जीन पियाजे। जो आदमी इस तीनों को संतुलित कर लेगा वो इंसान अच्छे से सरवाइव कर सकता है यहाँ पर। और आप लोग करते हो नहीं करते बताओ, तीनों का संतुलन कोशिश करते हो ना, मतलब आप लोग तीनों को खुश करने की कोशिश करते हो नहीं करते हो। आप अच्छा दिखो, अच्छा रहो, स्वस्थ रहो, ये कोशिश करते हो नहीं करते हो। दूसरा, पर्यावरण आपका आसपास का साफ सुथरा रहे, अच्छा रहे, कोशिश करते हो। आपके घर परिवार का वातावरण ठीक रहे, मायके हो या ससुराल ठीक ठाक रहे, कोशिश करते हो नहीं करते हो। सामाजिक पर्यावरण भी हो ना तो समाज अच्छा रहे, हमारे आसपास का पर्यावरण अच्छा, शरीर अच्छा रहे, ये हम सोचते ही नहीं सोचते, ये करते ही नहीं करते हैं। तीनों में संतुलन बनाने का प्रयास करते ही नहीं करते हैं। तो इसको कहा गया है संतुलनीकरण। तो संतुलनीकरण पे बात पर जोर कौन दिया है भाई साहब, अंकल जीन पियाजे ने। और फिर इस आधार पर पियाजे ने एक दृष्टिकोण विकसित किया, अपना एक विजन विकसित किया, जिसे उन्होंने क्या कहा, स्कीमा। क्या कहा इन्होंने, स्कीमा। पढ़ो, स्कीमा मतलब किसी चीज को जानने का, समझने का, सीखने का एक तरीका। जैसे आप लोग बचपन में लिखना सीखे हो, बचपन में पढ़ना सीखे हो, कहाँ सीखे हो, ये चीज कहाँ सीखे हैं आप लोग, स्कूल में सीखे हैं। तो स्कूल में एक तरीका होता है फॉर्मेट सिखाने का, लगभग हर बच्चे उसी तरीके से सीखते हैं। एक पैटर्न बन गया ना जी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में सिखाया जाता है, जानते तो वो एक पैटर्न जो बनाया गया है, एक तरीका, जिस तरीके से बच्चे लोग को लिखना आ जाता है, पढ़ना आ जाता है, जो है आ जाता है, तो वही जो तरीका बनाया गया उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा। जैसे आप लोग, छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं, चाय बनाना आता है आप लोग को, चाय बनाने की कला आप में है, चाय बनाए हो कभी, बनाए हो ना, हाँ, ऑनलाइन वाले भी चाय बनाए होंगे। चाय बनाते कैसे बताइए,
हाँ हाँ, मतलब दूध चाय की बात कर रहा हूँ मैं, ब्लैक टी की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। दूध चाय कैसे बनाते हैं? सर्वप्रथम आप, हाँ सर्वप्रथम पानी ज़रूरत है ना। पानी आ गया है ना, कैंडल में रख लिए पानी, उसमें फिर क्या डालेंगे? चीनी डालोगे, हाँ ठीक है चीनी डालेंगे, और क्या डालोगे? चाय पत्ती डालोगे, अदरक, है ना। ठीक है, तुरंत दूध डालोगे कि थोड़ी देर बाद डालोगे? हाँ उबलने के बाद, पानी उबलने के बाद, मतलब वो अच्छा वो उबलने के बाद, हाँ उबलने के बाद डालेंगे, है ना। गैस तो चालू नहीं हुआ है आपका, वेरी गुड, तो कहाँ से उबलेगा, है ना। ये सब चलने के बाद जो है गैस को या चूल्हा को क्या करना है? चालू करना है। तब क्या है, चीज़ें वो उबलेंगी। कब तक उबालना है? जब तक 2-3 बार उसका उफलना, है ना, वो ऊपर मत आए, है ना। जब तक ऊपर आता है तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो 2-3 बार जब उफनाता है तब फिर चाय लगता है कि बन के रेडी हो गया। तो ये बनाने का जो तरीका है, बनने का जो तरीका क्या है, एक अपने आप में स्कीमा है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है इन्होंने एक दृष्टिकोण विकसित किया कि हम कैसे चीज़ों को विकसित करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया? स्कीमा। सीखने का तरीका को बोलते हैं स्कीमा। तो स्कीमा के ऊपर बहुत सवाल आता है। तो इस प्रकार से इन्होंने संज्ञान को लेकर, संज्ञान का विकास इंसान में गर्भावस्था से बुढ़ापे तक जीवन पर्यंत होता है, उसके लिए उन्होंने रिसर्च करते हुए कई सारे सिद्धांत दिए सिस्टमेटिक वे में। उसको हम पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं, जब इनका टॉपिक आएगा। चले अब देखते हैं, लास्ट में इन्होंने जो है अपने जीवन में रहते हुए बहुत सारी किताबें लिखी। उनके कुछ महत्वपूर्ण किताब आपके सामने हैं। ऑनलाइन वाले, हाँ मैं देख रहा हूँ तुम लोग कमेंट, बहुत शौक दिखा रहे हो आप लोग। हाँ ठीक है रजनी मैडम, आज तो दिन भी अच्छा है, कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा जीन पियाजे ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं जो बहुत फेमस हुई। सबसे पहले आप देखिएगा किताबों में लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि इनका प्रेम, इनका प्यार किनके लिए सबसे ज़्यादा था? बच्चों के लिए ज़्यादा था। बच्चों से प्रेम करते थे, बच्चों के ऊपर उन्होंने रिसर्च भी किया, तो बच्चों को लेकर उन्होंने किताब लिखा भाई। तभी तो हम सीडीपी में पढ़ रहे हैं ना इनको। अगर ये बच्चों से प्रेम नहीं करते, बच्चों के ऊपर रिसर्च नहीं करते, तो क्या सीडीपी में पढ़ते जीन पियाजे अंकल को? नहीं पढ़ते। तो इन्होंने बच्चों के ऊपर काम किया, तो चाइल्ड पे ऊपर काम किया। तो चाइल्ड के थॉट और लैंग्वेज, है ना, बच्चों के बोलने का तरीका, उनके सोचने का तरीका कैसा होता है, क्या होता है, उस पर उन्होंने किताब लिखी। नाम क्या है? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे जीन पियाजे की खास किताब, कमेंट करेंगे तो इससे इसी बहाने क्या है याद होगा, या फिर बोल लो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, बोलना है ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले। दूसरा है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। साइकोलॉजी मतलब समझिए मनोविज्ञान, बच्चे लोग का मन क्या रहता है, कैसा रहता है, वो लोग क्या सोचते हैं। आप लोग जब पेरेंट्स बनोगे ना, ठीक है, मैं तो भी अनुभव करता हूँ, जैसे आप लोग आने वाले समय जब पेरेंट बनेंगे तो छोटा बच्चा क्या सोच रहा है, क्या उसको चाहिए, ये भी तुमको भी सोचना पड़ेगा एक माँ पापा के रूप में। तो इन्होंने उस चीज़ को बताया है अपने थ्योरी में, साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। अगला है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस काला का थे इंटेलिजेंस। व्हाट इज इंटेलिजेंस? बुद्धि, बुद्धिमत्ता। बुद्धि क्या होता है? क्या होता है? ब्रेन होता है। क्या होता है बुद्धि जी? काला कहते बुद्धि, स्मरण शक्ति को। बुद्धि क्या स्मरण शक्ति है? बुद्धि के रहने से, जैसे आप बोलते हैं ना हमारे अंदर मन बुद्धि है करके, मन ना, मन बुद्धि नहीं, मन और बुद्धि। हाँ हाँ, मन अलग है और बुद्धि अलग है कि दोनों एक है? बताओ, मन और बुद्धि अलग है ना। तो हर इंसान में मन और बुद्धि होता है, इंसान में ना। हर प्राणी में बुद्धि होता है ऐसा नहीं बोल सकते, बुद्धि हर प्राणी में नहीं होता। तो हम मानव में मन और बुद्धि दोनों होता है। मन का काम क्या रहता है बताइए थोड़ा सा, बाकी पढ़ेंगे हम लोग। मन का काम क्या होता है? अच्छा, इच्छाओं को क्या करता है? व्यक्त करता है ना। इच्छा को या तो व्यक्त कर गया तो इच्छा को ध्वस्त कर देगा, है नहीं।
कोई चीज़ देखे आप लोग तो या तो मन होगा या तो नहीं होगा, सीधी सी बात। अब मन हो रहा है मान लो, और उस चीज़ को करने की इच्छा है, तो बुद्धि क्या करेगा? कार्य करेगा। मान लो, अब मैं थोड़ा सा सीआईडी स्टाइल में बोल रहा हूँ। सीआईडी में जानते हो क्या होता है? मर्डर का क्या होता है? खासकर तहकीकात होता है कि नहीं होता है? तो उसमें जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं उसमें, तो जो उसमें क्रिमिनल पार्ट होता है, वो जो क्रिमिनल होता है क्या करता है? किसी को मार देता है। मान लो मैं क्या हूँ? बहुत बड़ा अपराधी क्रिमिनल। अब मेरे को मान लो इसको मारना है, डरना मत, है ना, बात कर रहे हैं अपन। इसको मारना है तो मारने के लिए क्या करूँगा मैं? बुद्धि लगाऊंगा नहीं, ऐसे मारूंगा कि पता ही मत चले किसी को। इसके लिए स्कीम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्कीम बनाएंगे, है कि नहीं? तो मारने के लिए मन में आया मारना है करके, लेकिन उसको पूरा करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ता है? बुद्धि का, है ना। आप बुद्धि से निर्णय लगो, हाँ मारना है कि नहीं मारना है, ये भी कौन तय करेगा? आपका बुद्धि निर्णय। तो मन और बुद्धि, बुद्धि से हम, बुद्धि एक क्षमता है, सही बताया जाए तो क्या है? एक क्षमता, है ना, करने की क्षमता प्रदान करता है, सोचने की क्षमता प्रदान करता है। क्षमता ही है, कैपेसिटी है बुद्धि। मन कैपेसिटी नहीं है, है ना। मन तो विचार को बस प्रकट करता है। कोई खैर, यहाँ पर इंटेलिजेंस वही बुद्धि है। तो द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, हर मतलब बुद्धि का मनोविज्ञान कैसा होता है, कहने का मतलब बुद्धि का भी क्या होता है? एक मनोविज्ञान होता है। ऐसा बताया किसने? जीन पियाजे ने। अगला देखिए, द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, बच्चे तो पूरे दुनिया में है कि नहीं? भारत में भी है, अमेरिका में, सब जगह बच्चे। तो दुनिया के सभी बच्चे लगभग एक समान होते हैं, होते कि नहीं होते? हालांकि हम पढ़ते हैं सीडीपी में कि हर बच्चा एक समान नहीं होता है, लेकिन अवस्था जब आप पढ़ते हो कि बाल्यावस्था में ये विशेषताएं होती है, इतने उम्र में ये विशेषताएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग सिमिलैरिटी पे बात कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर दुनिया का हर बच्चा जो है लगभग एक समान होता है, उसके ऊपर अवधारणा दिया। तो द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सभी बच्चों की एक अवधारणा होती है, उस अवधारणाओं को जो है उन्होंने बताया। आगे देखते हैं, तो ये बुक है। अगला है 6 साइकोलॉजिकल स्टडी। 6 साइकोलॉजिकल स्टडी, ये इनकी किताब है। जैसे आप लोग 6 सेंस सुने हो, आप लोग पास 5 सेंस होता है ना मेन? अच्छा 6 सेंस होता है? अच्छा 6 भी होता है, हाँ ठीक ठीक। कौन सा 6 सेंस? कई लोग यहाँ पे बोलते हैं 6 सेंस मेरा यहाँ पे है जी, ना भगवान भोलेनाथ का हाँ, हाँ, त्रिनेत्र। तो इन्होंने 6 सेंस या फिर 6 साइकोलॉजी स्टडी की बात करी है। तो ये है इनकी खास। ऐसे तो इन्होंने 20-25 ठो किताब लिखा है, लेकिन ये 5 किताबों का आप लोग को याद रखना। मेन एग्जाम में सबसे ज़्यादा इन्हीं किताबों को पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितने भी किताबें हैं लगभग बच्चों के ऊपर लिखा गया है, चाइल्ड के ऊपर। तो एक बार देख लीजिए, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, 6 साइकोलॉजिकल स्टडी। तो ये इनकी किताब है। तो ये हो गए आपके जीन पियाजे अंकल के बारे में एक सामान्य संक्षेप में जानकारी। तो अब हम इनके ऊपर एक छोटा सा चर्चा करते हैं विदिन 2 मिनट में, है ना। चर्चा परिचर्चा में आप लोग मुझे बताइएगा कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। बता सकते हैं जन्म वनम कब हुआ था इनका? 9 अगस्त 1896। ठीक है भाई। इन्होंने कौन सी विषय से पढ़ाई की? 11वीं 12वीं बायोलॉजी वाले थे ना। पर इनका जो इंटरेस्ट किस में था ज़्यादा? साइकोलॉजी और दर्शन में ना, फिलोसॉफी में। ठीक है। फिर ये कहीं ना कहीं रिसर्च में चले गए। रिसर्च में जाने के बाद वो कौन से लैब में, किसके लैब में ये काम कर रहे थे एज असिस्टेंट? अल्फ्रेड बिने के लैब में ना। तो अल्फ्रेड बिने के लैब में काम कर, अल्फ्रेड बिने किस पे ऊपर काम कर रहे थे? बुद्धि के ऊपर काम कर रहे थे ना, आईक्यू पे काम कर रहे थे। पर वहाँ रहते रहते इस जीन पियाजे का दिमाग किधर घुमा, है ना? संज्ञान के ऊपर घुमा। संज्ञान के ऊपर उन्होंने सोचा कि संज्ञान कि कैसे होता है इंसान के भीतर डेवलपमेंट उसका। उस डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने क्या किया? रिसर्च किया, है ना। और रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पाया। तो उन्होंने बताया कि जो संज्ञान होता है मनुष्य के अंदर कब कब होता है? कब कब? गर्भावस्था से लेकर
हम्म, 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 हम्म। अच्छा, संज्ञान कब होते बोले? शैशवावस्था से। हाँ, शैशवावस्था से। ऐसा संज्ञान गर्भावस्था नहीं होता? हाँ, संज्ञान और विकास, हालांकि दोनों शब्द अलग अलग है, लेकिन संज्ञान का विकास होता है कि नहीं होता है? संज्ञान का विकास होता है ना। एक सामान्य शरीर का भी हम विकास बोले तो विकास जो है गर्भावस्था से लेकर जन्म पर्यंत होता है। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तो होता है ना। वैसे ही संज्ञान का भी एक विकास जन्म गर्भ से लेकर, क्योंकि पेट में भी जो बच्चा रहता है ना उसका भी कॉग्निशन लेवल क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। तो वो भी गर्भावस्था से हुआ। गर्भावस्था से कहाँ तक? जीवन पर्यंत तक। है समझ में? तो दोनों का विकास जो है जीवन पर्यंत तक होता है, ये आप लोगों ने जाना। तो इन्हीं के बारे में उन्होंने पूरा रिसर्च किया है। पढ़ोगे पूरा अलग अलग स्टेप बाय स्टेप, तो उसको हम क्लास में पढ़ेंगे। ये तो कहानी है। और ये सब करने के बाद उन्होंने किताबें लिखी। आप मुझे 3 किताबों के नाम बताइएगा। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। लैंग्वेज, बोलता कैसे बच्चा, सोचता कैसे है, उसके साइकोलॉजी पर किताब लिखा। और दूसरा किताब सिक्स साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। ठीक है। और एक लास्ट में द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस। तो ये हो गया जीन पियाजे के बारे में एक सामान्य जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत जीन पियाजे अंकल अब पता चल गया होगा। ठीक है। इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संज्ञानात्मक विकास, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। विकास का मतलब होता है, जानते हो ना, विकास में पॉजिटिव भी शामिल किया जाता है और नेगेटिव भी शामिल है। और वृद्धि में जानते हो, है ना। तो ये क्लास मैं अब ओवर कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरी क्लास है। ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं सभी लोग सीडीपी को बिल्कुल जीरो से लेवल पढ़ के एकदम बेसिक को लेकर, है ना, एडवांस तक पढ़ना है। लेकिन कोशिश करना आप लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको हर हफ्ता मेरे साथ एमसीक्यू के माध्यम से और टेस्ट के माध्यम से उसको सॉलिड करते जाना है, जिसके लिए हम लोग अब चालू करेंगे। इसके लिए विशेष क्लास, विशेष टेस्ट और विशेष एमसीक्यू शनिवार को। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे अभी मुझे सुन रहे होंगे, आप लोग मुझे बताइए, शनिवार का जो मैराथन क्लास हम चलाने की बात किए थे पिछले हफ्ते, उसको हम शुरू करें कि नहीं करें, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे, अब बोलोगे करना है तो हम करेंगे, पर दिलचस्पी आप लोग की होनी चाहिए तब करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर तो आ गया है, जान रहे हो, छत्तीसगढ़ का, जिसमें शिक्षक भर्ती दिख नहीं रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आ सकता, आएगा ज़रूर। इसमें संशोधन भी हो सकता है, और मान लो नहीं भी हुआ तो आने वाले समय में ज़रूर होगा। और मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जो है रेलवे टीचर के लिए भी तैयारी करिए साथ ही साथ, इसी के साथ। और एमपी टीचर भर्ती का भी तैयारी कर सकते हैं आप लोग। और भी मान लो देखते हैं केंद्रीय विद्यालय का आता है, नवोदय विद्यालय का अगर भविष्य में आता है इस साल, क्योंकि अभी सेंट्रल का तो कैलेंडर और आ सकता है कि नहीं। ये तो अब अपना अपना अलग अलग स्टेट लोग जारी कर रहे हैं, ऐसी सेंट्रल का भी आएगा जी। तो सेंट्रल का आएगा तो क्या पता उसमें रेलवे टीचर के साथ साथ और भी रहे। तो इन सब का जो तैयारी इसी प्लेटफॉर्म में हो जाएगा, आप लोग उसको दिलाना, अनुभव करना आप लोग। बाकी छत्तीसगढ़ का जिस दिन आएगा उस दिन जो है, अगर आपकी तैयारी अब ये ऐसे चलते रहेगी विशेष लक्ष्य के साथ, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए सबसे बड़े प्रबल दावेदार रहोगे। रहोगे नहीं रहोगे? तो आप लोग का जो तैयारी है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और कुछ बच्चे जो मल्टी टैलेंटेड है, कई लोग का रहता है, सबका अलग अलग लेवल रहता है, कई लोग का अलग अलग मतलब। तो अगर आप लोग शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर व्यापम की तैयारी करना चाहते हो, तो बता दूं, व्यापम में कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो आप लोग के लिए निकालना, तैयारी करना आसान है। जैसे कि आप लोग देखोगे अपने जो सिलेबस से पढ़ते हो उसके हिसाब से अमीन पटवारी जो एग्ज़ाम है वो आप लोग अच्छे से दिला सकते हो। आप लोग जो पढ़ते हो ना वो लगभग सारा सब्जेक्ट है उसमें, ठीक है। उसके बारे में एक वीडियो बना देंगे। अमीन पटवारी, पोस्ट नाम सुन ले रहे हो कम से कम, अमीन पटवारी दिला सकते हो, ठीक है। दूसरा आप लोग एडीओ दिला सकते हो, ठीक है, एडीओ और अमीन पटवारी। इसके अलावा जिसमें देख रहे थे कैलेंडर में,
तो एक प्रयोगशाला परिचारक है। प्रयोगशाला परिचारक में 430 पोस्ट है छत्तीसगढ़ में। और प्रयोगशाला परिचारक की जो खूबसूरती है मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, पता नहीं आप लोग है कि नहीं। प्रयोगशाला परिचारक में जो सिलेबस है 100 नंबर का प्रश्न आता है, 100 ही नंबर का वनडे एग्जाम है। उसमें 60 प्रश्न जो है वो विज्ञान से आता है। किससे आता है? विज्ञान से। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए 10वीं पास है, और सब लोग 10वीं पास होना। ठीक है, तो 10वीं पास इसका योग्यता है, जिसमें विज्ञान पूछा गया है 9वीं 10वीं का विज्ञान स्पष्ट लिखा गया है, 9वीं 10वीं का विज्ञान सीजी बोर्ड, जो 60 नंबर का पूछा जाएगा। और 40 नंबर का पूछा जाएगा छत्तीसगढ़। केवल 2 ही सब्जेक्ट हैं और एक है करंट अफेयर। क्या है? एक करंट अफेयर, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये 3 चीजें मात्र हैं किसमें? प्रयोगशाला परिचारक में। ऐसे ही एडीओ बता दूं तो एडीओ में छत्तीसगढ़ है, हिंदी है, छत्तीसगढ़ और हिंदी। और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हम लोग पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की पंचायत कैसे है उसके बारे में। और उसके बाद 2 सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं ग्रामीण विकास और आजीविका। ग्रामीण विकास क्या होता है? तो सिंपल से इसमें पूरा योजनाएं होती हैं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, है ना। कौन कौन सी योजनाएं सरकार चला रही है, तो ये योजनाएं हर आदमी के लिए नया होता है। जैसे मैं आपको बोल दूंगा कि छत्तीसगढ़ में चल रहा है महतारी वंदन योजना, तो महतारी वंदन आप लोग स्कूल में पढ़े थे क्या? कॉलेज में पढ़े थे? अरे वो तो इस साल लॉन्च की सरकार 2024 में, जानते हो नहीं जानते हो? तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो सबके लिए क्या होता है? नया होता है। तो ऐसे योजना जो है आप लोग पढ़ सकते हो। तो आपका एडीओ जो है इसमें गणित नहीं है, न ही विज्ञान है, न ही, है ना, अंग्रेजी है, नहीं है। तो क्या है? छत्तीसगढ़ है और योजना है। छत्तीसगढ़ और योजना और हिंदी। तो क्या ये 3 चीज को आप लोग नहीं पढ़ सकते? छत्तीसगढ़ पढ़ ही रहे हो, पढ़ो ना। हिंदी आप लोग पढ़ ही रहे हो। और प्रयोगशाला परिचारक में भी अगर बात करूं तो अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम वाले होंगे, जिसको साइंस में ज़्यादा, जिससे वो साइंस है और छत्तीसगढ़ है। अमीन पटवारी भी लगभग वैसे ही है ना। तो ये 3 परीक्षा है जिसको आप लोग टारगेट कर सकते हो शिक्षक भर्ती के साथ ही साथ, है समझ में। तो आप लोग देख लेना, आप लोग अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से सोचिएगा, विचारिए करिएगा। मन तो मन है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग इसमें प्रयोग करेंगे कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो आप लोग अभी ट्राई कर सकते हो। फॉर्म वॉर्म भरने का डेट अभी आया नहीं है, आएगा तो हम बता देंगे। लेकिन मेन प्रायोरिटी आप लोग का शिक्षक भर्ती ही रहना चाहिए, लेकिन आप लोग साथ में इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो मैं क्लास को यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। दूसरी क्लास होने वाली है कंप्यूटर की, नवीन सर लेंगे। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और कोई दिक्कत हो, कोई जानकारी चाहिए रही होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। सर शिक्षक भर्ती परीक्षा क्या लोक सेवा आयोग ले सकता है? अरे अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग जानते हो एसआई भर्ती है ना, पिछले बार व्यापम लिया था, अब इस बार उसको सीजीपीएससी ले रहा है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, लेकिन आपकी बात अच्छी है, पर देखते हैं, वेट करिए। गजेंद्र जी।